हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल फैक्टोट्रेसी में। और आज ये वीडियो काफ़ी गैप के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, तो बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का जो ये वीडियो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। इंसोलेशन आज का टॉपिक है, जिसे हिंदी में सूर्यातप कहते हैं। तो इसके ही विभिन्न पक्षों पर आज हम बात करेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने किसी भी वीडियो को देखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे वीडियोस के, और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो आगे बढ़ते हैं और बिना समय गंवाए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है सूर्यातप या इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म है, इंसोलेशन कहते हैं। तो इसके ही विभिन्न पक्षों पर आज हम बात करेंगे। जैसे इसका परिचय है, इंट्रोडक्शन, क्या होता है इंसोलेशन, सूर्यातप का वितरण, पृथ्वी की सतह पर और वायुमंडल में सूर्यातप का वितरण किस प्रकार से होता है, और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इन पर बात करेंगे। हमारा वायुमंडल जो है वो उसकी हीटिंग और उसकी कूलिंग, वायुमंडल का तापन एवं शीतलन किन कारकों पर निर्भर करता है, इन टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ये भी इससे ही संबंधित है, लेकिन इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को, हीट बजट को लेकर आऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर और एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सौर विकिरण क्या है, परिचय क्या है इसका। सौर विकिरण क्या होता है? सोलर रेडिएशन भूपृष्ठ तथा वायुमंडलीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमें जो ऊर्जा मिलती है सूर्य से, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यही हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत है। तो ये जो ऊर्जा हमें मिलती है सूर्य से, इसी को सौर विकिरण कहते हैं। और सूर्य की सतह से ऊष्मा निरंतर निरंतर लघु तरंगों के रूप में विकिरित होती रहती है, और सूर्य से विकिरित होने वाले इस ताप को सूर्यातप कहते हैं। तो सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है वो लघु तरंगों के रूप में निकलती है, शॉर्ट वेव्स के रूप में निकलती है। तो एक सामान्य सा नियम हमें याद रखना है कि जो सतह जितनी ज्यादा गर्म होती है उससे उतनी ही शॉर्ट वेव्स निकलती है। तो जितनी ही गर्म सतह होगी तो जो तरंगे निकलेंगी वो लघु तरंगे होंगी, और जैसे जैसे कम गर्म सतह की ओर बढ़ेंगे तो तरंगों की लंबाई जो है वो अधिक होती जाएगी। जैसे कि सूर्य से जब वापस ये विकिरण जाता है, सूर्य से जब ये ऊर्जा वापस होती है तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है वो सूर्य की सतह के मुकाबले कम गर्म होती है या ठंडी होती है। तो आगे इस मैटर को देखेंगे हम। और फोटोस्फेयर से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण होता है। तो फोटोस्फेयर क्या होता है? फोटोस्फेयर जो है वो ये सूर्य है, इसकी सबसे बाहरी परत को फोटोस्फेयर कहते हैं। फोटोस्फेयर क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी परत है। और फोटो शब्द जो है वो लाइट से रिलेटेड होता है, तो जहां भी लाइट होगी वहां पर फोटो शब्द आता है। तो फोटोस्फेयर, क्योंकि बाहरी सतह से ही प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और इसके बाद ऊर्जा जो निकलती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में निकलती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स का इनके बीच में वाइब्रेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में ये दिखाया गया है जो इंसोलेशन होता है। ये सूर्य है,
यहाँ पर सूर्य है और इससे हर दिशा में जो है रेडिएशन विकिरण हो रहा है। यहाँ से ये सूर्य है और यहाँ से यहाँ तक ये स्पेस है और यहाँ से फिर हमारा एटमॉस्फेयर शुरू होता है, वायुमंडल हमारा, और यहाँ पर जो है ये पृथ्वी की सतह है। तो यहाँ तक ये पहले सूर्य से जो विकिरण होता है ये पहले अंतरिक्ष को पार करता है, उसके बाद वायुमंडल को पार करते हुए हमारी पृथ्वी की सतह तक आता है। तो द सन इज कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में इस ऊर्जा का विकिरण होता है और इसी को सोलर रेडिएशन कहते हैं। और सोलर रेडिएशन दैट इज रिसीव्ड इन द एटमॉस्फेयर और ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज इंसोलेशन। जो हमारे वायुमंडल में और हमारी पृथ्वी की सतह तक जो सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है, जो विकिरण के रूप में पहुंचती है, रेडिएशन के रूप में पहुंचती है, उसको सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन या सूर्यातप कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूतल पर सौर, इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। भूतल पर सौर ऊर्जा का वितरण सर्वत्र समान नहीं होता है, यानी कि भूतल पर इस सौर ऊर्जा का वितरण जो है वो असमान है, यानी अलग अलग मात्रा में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग मात्रा में सौर ऊर्जा का वितरण होता है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। पृथ्वी के विभिन्न भाग विभिन्न मात्राओं में सूर्यातप प्राप्त करते हैं। अलग अलग भाग जो हैं अलग अलग मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करते हैं और पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सकल सूर्यातप की मात्रा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ह्रास होता जाता है। ये एक सामान्य सा नियम है। ये अगर हमारी ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, तो और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो अगर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव की ओर, या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो जो प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा है उसमें कमी होती जाती है, ह्रास होता जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित उष्ण कटिबंध सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। सबसे ज्यादा सूर्यातप की मात्रा कहाँ प्राप्त होती है? कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है और सूर्यातप के वार्षिक अक्षांशीय वितरण के आधार पर सूर्यातप के 3 स्पष्ट मंडल हैं। जो सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है उसके 3 स्पष्ट मंडल हैं। समझने के लिए 3 स्पष्ट मंडलों का निर्धारण किया गया है और जहां पर अलग अलग मात्रा में सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। तो इन तीनों मंडलों को हम बारी बारी से देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो मंडल है वो है निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल, टॉरिड जोन। तो इसका विस्तार कहाँ पर है? विस्तार जो है इसका कर्क और मकर रेखाओं के बीच है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच। और दूसरी बात क्या है कि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत होती हैं। तो इस मंडल से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत होती हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, ये दक्षिण। तो कर्क रेखा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच का जो ये मंडल है यही उष्ण कटिबंधीय मंडल है या निम्न अक्षांशीय मंडल है या अयनवर्ती मंडल है। तो इसी में सबसे अधिक सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है, ये जो मंडल है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अब कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण ही इसी आधार पर किया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में
कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने का स्थान क्या है? ये उष्णकटिबंधीय मंडल। इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर 2 बार वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। प्रत्येक स्थान पर 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन जो गति होती है सूर्य की वो उसी प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य भूमध्य रेखा पर है अभी, और यहाँ से अगर उत्तर की ओर इसकी गति प्रारंभ होती है तो इसको बोलेंगे उत्तरायण होना, और यहाँ से अगर दक्षिण की ओर इसकी गति होती है तो इसको कहेंगे दक्षिणायन होना। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन होने के क्रम में इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर ऐसी स्थिति बनती है वर्ष में 2 बार कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब दूसरा जो मंडल है वो है मध्य अक्षांशीय मंडल, या इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार है दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। तो ये मान लीजिए कि इसका देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ है। ये पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और यहाँ पर जो है ये 23.5 डिग्री उत्तर की कर्क रेखा है, जैसा कि अभी हमने देखा। यहाँ पर मकर रेखा है, तो ये तो 23.5 डिग्री हो गया दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में। और यहाँ पर 60 डिग्री की अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ 60 डिग्री की अक्षांश रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये वाला जो मंडल है ये 60 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में ये टेम्परेट जोन है या मध्य अक्षांशीय मंडल है। और इस मंडल में क्या है इसकी विशेषता कि इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर एक ही बार अधिकतम सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है और एक बार न्यूनतम सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। और ये वो उस मंडल में आता है जहां पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती हैं। तो एक ही बार अधिकतम सूर्य की मात्रा होती है जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होते हैं, उस समय इस लगे हुए मंडल में इससे लगे हुए मंडल में अधिकतम सूर्यातप की मात्रा होती है, और जब दक्षिणायन होते हैं तो उस समय यहाँ पर न्यूनतम सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। और यही स्थिति जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। अब आते हैं तीसरे मंडल पर। तो तीसरा मंडल कौन सा है? ध्रुवीय मंडल है, फ्रिजिड जोन। इस मंडल का विस्तार कहाँ है? विस्तार है ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और इसमें भी जो है क्या होता है, इसमें भी ध्रुवों के चारों ओर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। इसकी स्थिति भी देखते हैं। ये पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री है, और ये हमारी कर्क रेखा है, यहाँ पर 60 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल है 90 डिग्री की अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और ये यहाँ पर मकर रेखा है, ये 60 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और इधर जो है साउथ पोल है 90 डिग्री की अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका फ्रिजिड जोन जो है ध्रुवीय मंडल, इसका विस्तार कहाँ है? ये 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में, और 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो है ये फ्रिजिड जोन है, और इसकी भी ये विशेषता है कि वर्ष में एक ही बार यहाँ पर एक बार मैक्सिमम सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है और एक बार मिनिमम सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि सूर्यातप का ये जो वितरण है, असमान वितरण है पृथ्वी की सतह पर, तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? क्योंकि कुछ तो कारण होंगे जो असमान वितरण होता है, तो इन कारकों को एक एक करके देखते हैं। पहला है सूर्य की किरणों का आपतन कोण या सापेक्ष तिरछापन। तो सूर्य की किरणों का आपतन कोण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो इसका मतलब क्या है कि जिस कोण पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से टकरा रही हैं। तो ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये सूर्य है, इससे सूर्य की किरणें निकल रही हैं और यहाँ पर ये कुछ दूर तक ये अंतरिक्ष है और यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो सूर्य यहाँ पर मान लीजिए कि ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा। तो सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी तक, ये ऐसे, फिर जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी होती जा रही हैं। जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, ये तिरछी होती जा रही है। तो इसी को ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जैसे जैसे उत्तर की ओर और अधिक उत्तर की ओर बढ़ेंगे या और अधिक दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो ये जो एंगल है ये कम होता जाएगा, एंगल जो है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि तिरछी किरणें पड़ रही हैं। पृथ्वी की सतह के साथ जो आपतन कोण बनेगा वो कम होता जाएगा और सबसे अधिक कहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा पर है। तो हायर द लैटिट्यूड्स लोअर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज जो है ये याद रखनी है। तो सूर्य की किरण जैसे जैसे, तो इसमें ये जो सूर्य की किरणों का आपतन कोण है, सूर्य की किरणों का सीधा होना या उनका तिरछा होना है, ये दो तरह से जो सूर्यातप की मात्रा पहुंच रही है पृथ्वी की सतह पर, इसको प्रभावित करता है। पहला जो है वो पहला इस प्रकार से प्रभावित करता है कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी की सतह तक आ रही हैं, तो ये जब कम एंगल पर पहुंचती हैं, मतलब सीधी पड़ रही हैं ज्यादा, तो ये ज्यादा इंटेंस होती हैं, ज्यादा इनमें ऊर्जा होती है। जो सूर्य की सीधी किरणें होती हैं उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है, तो वो ज्यादा सूर्यातप की मात्रा पहुंचाती है पृथ्वी तक। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं तो उन किरणों का फैलाव जो है वो ज्यादा दूर तक होता है और उनकी इंटेंसिटी जो है, उनकी किरणों की जो सघनता है, तीव्रता है, वो कम होती जाती है और इससे उस सूर्यातप की मात्रा में कमी आती जाती है। एक तो ये इसकी सूर्य के किरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी में क्या अधिक या कम होना सूर्यातप की प्राप्त होने वाली मात्रा को प्रभावित करता है। और दूसरा जो सीधी किरणें हैं वो देखिए यहाँ पर जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल को पार करते हुए आ रही हैं, तो जो सीधी किरणें हैं उनको वायुमंडल की कम मोटी परत को पार करना पड़ता है और जो तिरछी किरणें हैं उनको वायुमंडल की अधिक मोटी परत को पार करते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचना पड़ता है। तो जब ज्यादा कम मोटी परत को पार करना पड़ता है तो सूर्यातप की मात्रा अधिक पहुंचती है पृथ्वी की सतह पर, लेकिन जब अधिक मोटी परत को पार करके पृथ्वी की सतह तक आती हैं सूर्य की किरणें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक होता है, उनकी स्कैटरिंग, उनका बिखराव अधिक होता है और उनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण भी अधिक होता है। तो मतलब ये रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, अवशोषण, परावर्तन और बिखराव जो है इन किरणों का, तिरछी किरणों का अधिक होता है। तो सूर्यातप की जो प्राप्त होने वाली मात्रा है पृथ्वी की सतह तक, वो तिरछी किरणों के संदर्भ में कम होती जाती है। तो ये दो तरह से सूर्य के किरणों का सीधा या तिरछा होना दो तरह से प्रभावित करता है सूर्यातप की प्राप्त होने वाली मात्रा को। तो ये है एक बड़ा कारक है। दूसरा है दिन की अवधि। जैसे हम सामान्य रूप से भी देखते हैं कि दिन कभी छोटे होते हैं, मौसम के अनुसार दिन कभी छोटे होते हैं, कभी लंबे होते हैं। तो जैसे सर्दियों में दिन की अवधि कम होती है और गर्मियों में दिन की अवधि लंबी होती है। तो ज्यादा लंबे दिन होंगे तो सूर्यातप की प्राप्त होने वाली मात्रा अधिक होगी, गर्मियों में अधिक सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। और जब दिन छोटे होते हैं तो कम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। और ये जो है दिन की अवधि का लंबा या ज्यादा या कम होना, ये निर्भर करता है मौसम पर, ऋतु परिवर्तन जो होता है। और ऋतु परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, ये
पृथ्वी की जो पृथ्वी जो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री का झुकाव जो है, और दूसरा जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इसके अनुसार जो है ऋतु परिवर्तन होता है, अलग अलग ऋतुएं आती हैं और उसके अनुसार दिन की अवधि में परिवर्तन होता है और फिर वो सूर्यातप की प्राप्त होने वाली मात्रा को प्रभावित करता है। तो ये एक कारण हो गया। और तीसरा फिर कारण है वायुमंडल की पारदर्शिता। तो वायुमंडल जो है जितना अधिक पारदर्शी होगा उतनी अधिक सूर्यातप की मात्रा हमें प्राप्त होती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी दिन बादलों से भरा हुआ आसमान होता है, रेनी डे या क्लाउडी डे होता है, तो उस दिन जो है सूर्यातप की कम मात्रा हमें प्राप्त होती है। और जिस दिन जो है साफ मौसम होता है उस दिन सूर्यातप की प्राप्त होने वाली मात्रा अधिक होती है। तो वायुमंडल की पारदर्शिता जो है इस प्रकार से प्रभावित करती है कि वायुमंडल में बादल भी होते हैं, धूल कण होते हैं, गैसीय कण होते हैं। और दूसरा अब जो कारण जो है महत्वपूर्ण होता जा रहा है वायुमंडल की पारदर्शिता के लिए, वो है प्रदूषण। तो प्रदूषण भी जो है वो अब वायुमंडल की पारदर्शिता को प्रभावित कर रहा है। जितना अधिक कहीं पर प्रदूषण होता है तो वायुमंडल की पारदर्शिता जो है वो कम होती जाती है और प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा भी कम होती जाती है। फिर अगला कारक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सन है, सूर्य है, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करती है पृथ्वी। तो इसके चारों तरफ जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो ये हमेशा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है वो हमेशा एक समान नहीं होती है। ये जो पथ है जिस पर पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, ये दीर्घवृत्ताकार पथ है या इसको एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग समय में अलग अलग पोजीशन होता है और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो अधिक या कम होती रहती है। तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है, ये होता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक जब होती है तो वो होता है 4 जुलाई को। तो इस स्थिति को बोलते हैं एपीहेलियन। एपीहेलियन या इसको हिंदी में कहते हैं अपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच कम होती है, सबसे कम, ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है। इस स्थिति को बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन या हिंदी में इसे कहते हैं उपसौर। तो ये जो है ये भी जो सूर्यातप की मात्रा प्राप्त हो रही है पृथ्वी की सतह पर, तो ये प्रभावित करता है पृथ्वी की पोजीशन क्या है सूर्य के संदर्भ में। लेकिन क्योंकि अन्य कारक भी यहाँ पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसका इतना अधिक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक कारक ये भी है। और पांचवा और अंतिम कारक है सौर कलंक। जो सौर कलंक क्या है, सन स्पॉट्स। जो सूर्य है उसकी जो सबसे बाहरी परत है फोटोस्फेयर, जैसा कि हमने पीछे देखा, तो फोटोस्फेयर पर कई सौर कलंक पाए जाते हैं। सौर कलंक क्या है कि उस पर कुछ धब्बे जैसे पाए जाते हैं, धब्बे जिनका रंग जो है वो गहरा होता है और इस जो गहरा स्थान होता है इसका तापमान जो है आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले कम होता है। यहाँ पर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है और जो इससे जो सूर्यातप की जो उत्सर्जित होने वाली मात्रा है उसमें भी अधिक कम होता रहता है वो। और ये सौर कलंक जो है इनकी संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है, कभी अधिक होते हैं कभी कम होते हैं। तो इससे जो रिलीज हो रहा है सौरिक ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो प्रभावित करती है ये सौर कलंक की उपस्थिति। लेकिन ये भी क्योंकि सूर्य जो है काफी दूर है तो और अन्य कारक जो है वो अधिक प्रभावी होते हैं,
तो इसलिए इसका इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक प्रभाव ये डालता है। आगे हम देखेंगे कि ये सब जो है ये तो देख लिया हमने कि कैसे कैसे ये होता है। तो आगे देखेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन प्रक्रियाओं से गर्म या ठंडा होता है। वायुमंडल का तापन और शीतलन किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो इसको एक एक करके देखेंगे। मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है विकिरण, रेडिएशन, दूसरा है चालन, कंडक्शन, तीसरा है संवहन या कन्वेक्शन, और चौथा है अभिवहन या एडवेक्शन। एक एक करके देखेंगे। एक आगे बढ़ने से पहले एक सामान्य सा एक चित्र है, इसके माध्यम से इन प्रक्रियाओं को समझते हैं मोटे तौर पर। जैसे ये आग जल रही है और इसके ऊपर ये बर्तन है और बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, तो इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं हो रही हैं। जैसे ये आग जल रही है तो इससे जो ऊर्जा निकल रही है ये है रेडिएशन या विकिरण। उसके बाद इसके ऊपर जो बर्तन है तो बर्तन गर्म हो रहा है, यहाँ पर बर्तन गर्म हो रहा है। जैसे हमें भी अनुभव है, जैसे हम कोई बर्तन पर में कुछ चढ़ाते हैं उसको गर्म करने के लिए, उसका हैंडल भी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया काम कर रही है वो कर रही है चालन या कंडक्शन के माध्यम से। यहाँ पर पहले गर्म होगा, उसके बाद फिर ये हैंडल भी गर्म होता चला जाएगा। और इसके अंदर जो सामग्री है, जो मान लीजिए कि ये पानी है तो ये लिक्विड है, ये गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है, यहाँ पर कन्वेक्शन की प्रक्रिया काम कर रही है। और इसको हम आगे और डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो इस प्रक्रिया विकिरण क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत ताप का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय विकिरणों के माध्यम से अंतरिक्ष से सीधे वातावरण में होता है। मतलब जो ताप का स्थानांतरण हो रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के माध्यम से, और अंतरिक्ष से सीधे वातावरण में आता है, यानी हमारे वायुमंडल में आता है। एक बात हमें याद रखनी है कि ये विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये सूर्य है और यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर हमारा वायुमंडल है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। तो ये स्पेस से हमारे वायुमंडल में आता है, स्पेस को पार करते हुए। यहाँ पर निर्वात है, कोई भी कण नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है इसके ट्रांसफर होने के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए। लेकिन फिर भी ये हीट ट्रांसफर होती है और कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। विकिरण में क्या होता है, और विकिरण में विद्यमान फोटोन कण वायुमंडल में उपस्थित वायुकणों के साथ टकराते हैं और इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पृथ्वी की अपेक्षाकृत ठंडी सतह वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित करती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की अपेक्षाकृत ठंडी सतह है सूर्य की तुलना में। तो ये जो ऊर्जा पृथ्वी तक आ रही है उसको पृथ्वी जो है वो वापस करती है। किस रूप में वापस करती है, दीर्घ तरंगों के रूप में वापस करती है, विकिरित करती है। और इसे क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब ये कि ये सूर्य है और स्पेस है, हमारा वायुमंडल है और यहाँ पृथ्वी है। तो यहाँ से सूर्य से किरणें आ रही हैं, ये ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच रही है और पृथ्वी जो है इस ऊर्जा को वापस करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में। ये जो ऊर्जा आ रही है ये शॉर्ट वेव्स के रूप में आ रही है, लेकिन ये जो वापस जा रही है ये लॉन्ग वेव्स के रूप में जाती है। तो वायुमंडल जो है वो, यहाँ पर ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायुमंडल जो है वो लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। जो तरंगे आती हैं सूर्य से उसके लिए पारदर्शी होता है, यानी कि जो सूर्य है, स्पेस है, वायुमंडल है, पृथ्वी है। तो यहाँ से जो शॉर्ट वेव्स के रूप में जो ऊर्जा आ रही है उसके लिए ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पारदर्शी है। मतलब ये आराम से इस रेडिएशन को आने देता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब ये ऊर्जा जाती है वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है लॉन्ग वेव्स के रूप में,
उसके लिए हमारा वायुमंडल जो है वो पारदर्शी नहीं है। यानी पारदर्शी नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस जो वापस जाती हुई ऊर्जा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसको रोकता है, और यही कारण है कि वायुमंडल उससे गर्म होता है और उससे पृथ्वी भी गर्म रहती है और यहाँ पर जीवन संभव होता है। और वायुमंडल मुख्यतः, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। पार्थिव विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। यहाँ से ये जो ऊर्जा आ रही है ये तो आराम से बेरोक टोक आ जा रही है, इससे वायुमंडल का गर्म होना जो है वो कुछ सीमित मात्रा में होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारा वायुमंडल गर्म होता है वो ये जो वापस जाती हुई ऊर्जा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, लॉन्ग वेव्स के रूप में, इससे मुख्यतः हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रक्रिया पर। तो इस तरह से हमारा जो रेडिएशन है किस तरह से वापस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उससे गर्म होता है हमारा वायुमंडल, वायुमंडल का तापन होता है। अब दूसरी प्रक्रिया को समझते हैं, चालन, कंडक्शन। तो असमान ताप वाले, होता क्या है चालन, असमान ताप वाले दो पिंडों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर गर्म से ठंडे पिंड की ओर होने वाले ऊर्जा के प्रवाह को चालन कहा जाता है। जैसे ये दो पिंड हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये जो है ये हॉट है, ये जो है ये कोल्ड है, ये कम है इसका तापमान, तो दोनों में संपर्क नहीं है, तो यहाँ पर कोई ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों में संपर्क होता है तब फिर गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडी वस्तु की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होने लगता है, जिसको फिर कंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये जो इस बर्तन में हो रहा है, ये यहाँ पर ये जो है ये है बर्तन, ये जो है हैंडल है, ये पहले जो है ठंडा रहता है, पहले ये गर्म होता है, फिर जो है इधर से इधर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो हैंडल भी गर्म हो जाती है। तो ये हमारे वायुमंडल में कैसे होता है, वायुमंडल में ऐसे होता है कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है और इससे लगी हुई जो वायुमंडल की परत है, ये पृथ्वी की सतह जो है वो जो रेडिएशन आ रहा है उससे गर्म हुई, और फिर जो ये रेडिएशन जो है वापस जा रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, तो पृथ्वी की सतह से लगी हुई जो वायुमंडल की परत है वो इस जाती हुई ऊर्जा से गर्म हुई, गर्म सतह है तो गर्म हुई, फिर इससे लगी हुई जो वायुमंडल की परत है वो गर्म हुई, फिर इससे लगी हुई जो है वो गर्म हुई। तो इस तरह से एक दूसरे से जो संपर्क में आ रहे हैं वायुमंडल की परतें जो आ रही हैं वो एक दूसरे के तापमान से प्रभावित हो रही हैं। इसी तरह मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये सतह जो है पृथ्वी की अगर हिमाच्छादित है, मान लीजिए कि ध्रुवीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर की ये सतह जो है ये ठंडी है, तो इससे लगी हुई जो वायुमंडल की परत है वो भी ठंडी हो जाएगी, इससे जो लगी हुई वायुमंडल की परत है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह से चालन की प्रक्रिया जो है वो काम करती है। और इसमें इसकी विशेषता यह है कि ये ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो दो स्थितियों में होता रहता है। तब तक होता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान न हो जाए और या फिर उनमें संपर्क टूट न जाए। मतलब जब तक जो है एक समान पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं हो जाता है तब तक ये चालन की प्रक्रिया होती रहती है, या फिर अगर उनमें संपर्क बना हुआ है तो ये प्रक्रिया होती रहती है। अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दिया जाए तब फिर ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। तीसरी प्रक्रिया को देखते हैं, संवहन। संवहन क्या होता है, ऊर्जा को स्वयं अणुओं की गति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ऊर्जा को स्वयं अणुओं की गति द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इसमें देखते हैं ये जो इस बर्तन में जो पानी है इसमें ये जो गर्म हो रहा है ये कन्वेक्शन संवहन की प्रक्रिया से गर्म हो रहा है। जैसे अगर हम चाय बनाते हैं या फिर जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो निचली परत है वो पहले, इसमें जो अणु है वो गर्म होते हैं, गर्म होकर के कोई भी चीज ऊपर उठती है, ये ऊपर आते हैं, ऊपर का जो ठंडा जो ऊपर का जो ठंडा मैटर है वो नीचे जाता है, फिर ये गर्म होके ऊपर उठता है,
फिर ये ठंडी वस्तु जो है नीचे जाती है। तो इस तरह से ये एक चक्रीय मूवमेंट, साइक्लिक मूवमेंट जो है आरंभ होता है, जिसको संवहन कहते हैं। और इस तरह से जब तक पूरा जो मैटर है उसका तापमान एक समान नहीं हो जाता है, तब तक ये संवहन की प्रक्रिया चलती रहती है। पृथ्वी के संपर्क में, ये वायुमंडल में कैसे ये प्रक्रिया काम करती है कि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है, वर्टिकल, और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। संवहन यही है। ये पृथ्वी की सतह है, इससे लगी हुई वायुमंडल की परत है, और यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म हो रही है। मान लीजिए कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो सबसे अधिक सूर्यातप की मात्रा प्राप्त करता है, ये मान लीजिए कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो सबसे अधिक संवहन की प्रक्रिया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होती है। यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा सबसे अधिक मिल रही है, यहाँ पर जो है पृथ्वी की सतह गर्म हो गई। गर्म होकर के यहाँ पर ये जो लगी हुई जो वायु है, वायुमंडल की परत जो है, ये हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठी तो जैसे हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। तो जैसे जैसे ये वायु ऊपर जाएगी तो ऊपर कम तापमान का क्षेत्र मिलेगा। तो कम तापमान का क्षेत्र मिलने से ये ठंडी हो जाती है, वायु ठंडी होने से भारी हो जाती है, भारी होकर के फिर नीचे की ओर आती है, नीचे आकर के फिर से यहाँ गर्म होती है, फिर ये ऊपर उठती है। तो एक तरह से ये चक्रीय प्रक्रिया आरंभ होती है, संवहन की प्रक्रिया आरंभ होती है। इस तरह से मिक्सिंग ऑफ एयर होता है, मिश्रण होता है विभिन्न तापमान वाली वायु का, और इस तरह से संवहन की प्रक्रिया जो है आरंभ होती है और वायुमंडल का तापन और शीतलन होता है। जो चौथी प्रक्रिया है जिससे वायुमंडल का तापन और शीतलन होता है वो है अभिवहन या एडवेक्शन। तो ये जो है, जैसे संवहन जो है वो वर्टिकल मूवमेंट था, वर्टिकल या तो ऊपर जा रही है वायु या नीचे आ रही है। ये जो ये क्षैतिज मूवमेंट है, क्षैतिज मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला तापीय स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। वह वायु अपने उत्पत्ति स्थल की विशेषताओं को अपने साथ लेकर चलती है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर जो है ये मान लीजिए कि ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर डेजर्ट है, तो यहाँ पर जो वायु की परत होगी वो भी इससे जो लगी हुई होगी वो भी गर्म होगी। यहाँ पर तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर अधिक तापमान वाली वायु होगी। अधिक तापमान वाली वायु जो है जब इसमें प्रवाह आरंभ होगा, जब ये प्रवाहित होना आरंभ होगी तो ये इस तरह से बहना, इसमें प्रवाह आरंभ होगा। तो ये गर्म हवा जो है जो अपना उत्पत्ति, इसका जो उत्पत्ति स्थल है ये गर्म है, तो ये वायु भी गर्म है, इसकी विशेषता इसके साथ है, और ये इसके रास्ते में जितने भी इसके स्थान आएंगे उनको भी, उनका तापमान भी बढ़ा देगी या उनमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसी तरह से दूसरा कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए कोई हिमाच्छादित क्षेत्र है, पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर एक वायु राशि की उत्पत्ति होती है, ये भी कोल्ड एयर होगा, ये कूल हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी की सतह यहाँ पर ये उत्पन्न हो रही है। तो इसकी विशेषता क्या होगी, क्योंकि ये यहाँ पर उत्पन्न हो रही है तो ये ठंडी वायु होगी, और ये जब प्रवाहित होना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसमें होगा, ये प्रवाहित होगी तो इसके मार्ग में आने वाले जितने भी स्थान हैं उनके तापमान को कम करती जाएगी और इस तरह से तापमान को प्रभावित करेगी, वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करती है। तो ये क्षैतिज संचलन है, कन्वेक्शन जो है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है। और इसमें वही कहा गया है कि गर्म स्थानों से, गर्म जो स्थान है उससे उत्पन्न होकर चलने वाली वायु के मार्ग में आने वाले स्थानों के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और इसके विपरीत यदि वायु ठंडे स्थानों से उत्पन्न होकर चलती है तो इसके मार्ग में आने वाले स्थानों के तापमान में गिरावट हो जाती है। और इसका उदाहरण क्या है, उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन जो लू होती है, ये अभिवहन का ही परिणाम है। जैसे कोई जैसे खास करके भारत के नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा जहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र आते हैं, तो वो क्षेत्र जो है ये भारत है। तो
इसमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये जो वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक गर्म हो जाता है ये क्षेत्र, और यहाँ पर जो पवनें उत्पन्न होती हैं जब ये प्रवाहित होती हैं तो ये अपने साथ उस गर्मी को लेकर आती हैं और जहां जहां से होकर गुजरती हैं उन स्थानों को भी गर्म कर देती हैं, तापमान में वृद्धि कर देती हैं। तो लू जो है वो हालांकि बहुत सीमित क्षेत्र में चलने वाली पवन है लू, और इससे भी और बड़े बड़े क्षेत्रों में चलने वाली वायु राशियां होती हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है लू अभिवहन का और उससे होने वाले प्रभावों का। तो आगे जो टॉपिक होगा पृथ्वी का ऊष्मा बजट और हीट बजट ऑफ अर्थ, इसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक, और आशा है कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए, कोई सुझाव हो तो दीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुड बाय।